मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सतसैया के दोहरे जैसे नावक के दो तीर। देखन को छोटे लागे घाव करे गंभीर। देखने को तो कुल 360 पन्नों का एक ग्रंथ लगता है, किंतु इन 360 पन्नों में बहुत कुछ समाया हुआ है। यूँ कहिए ये जिनागम की डिक्शनरी है, जिनागम की एनसाइक्लोपीडिया है, विकिपीडिया है, आप कुछ भी कहिए, पूरा जिनागम का सार आपको इस एकमात्र ग्रंथ में मिल जाएगा। ग्रंथ का नाम ग्रंथाधिराज मोक्ष मार्ग प्रकाशक। रचयिता पंडित टोडरमल जी, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, उत्तम से उत्तम ये ग्रंथ है, जिसमें आपको 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, हजारों ग्रंथों का निचोड़ एकमात्र ग्रंथ में मिल जाएगा। क्या कहा मैंने? एक नहीं, दो नहीं, हजारों ग्रंथों का निचोड़ आपको एकमात्र ग्रंथ में मिल जाएगा। मतलब आप विचार कीजिए कितना सारभूत यह ग्रंथ होगा। सहज ही में अपनी कुल 2 से 3 कक्षाएं तो प्रस्तावना के रूप में ही चलेंगी, किंतु सहज ही में विषय आया ही है तो मैं आपको बता दूं। पंडित टोडरमल जी के बारे में जैन समाज में किसने नहीं सुना होगा? अगर नहीं सुना है तो उसका ये दुर्भाग्य है, अपन अधिक क्या कहे। तो इतनी अगाध विद्वत्ता के ये विद्वान, जिन्होंने 47 वर्ष की अत्यंत कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया है। देखिए, एक विचार आता है कि 47 साल की उम्र में आदमी करता ही क्या है। अपनी वैसे चर्चा तो चलेगी, लौकिक जरा विचार करेंगे तो होता है पहले 25 साल लगभग पढ़ने में चले जाते हैं, फिर 10 से 15 साल वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम से एक नौकरी ढूंढेगा, जॉब ढूंढेगा, बिजनेस करेगा, प्रोफेशन अपना प्रैक्टिस करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। मतलब तब जा करके उसको एक स्टेबिलिटी मिलेगी कि हाँ, अपन इस स्ट्रीम में जा रहे हैं या इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नौकरी, धंधा, व्यापार इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। सो ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते वो और स्टेबिलिटी को प्राप्त होते हैं, फिर उसकी फैमिली बढ़ती जाती है, उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, समाज की जिम्मेदारी आ जाती है, उसका अनुभव मतलब उसके अनुभव का फायदा लेने के लोग उससे सलाह मशवरा करते हैं। मतलब ऐसा करते करते तो 45-50 साल तो यूं ही बीत जाते हैं। और फिर 10 साल बाद अब घटती उम्र है तो रिटायरमेंट की तरफ आदमी बढ़ता है, और फिर अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचता है। और कोई अगर धार्मिक वृत्ति वाला जीव होगा तो ये विचार करेगा कि चलो अब रिटायरमेंट लिए तो अब धर्म में हम प्रवृत्ति करें। हालांकि एक प्रकार से वो भी थोड़ी गलत मान्यता ही है, बट मैं आपको सहज ही में फ्लो बताते जा रहा हूँ कि कैसे होता है। अब नॉर्मली हम 100 साल की उम्र मान करके चलते हैं। अब 100 साल में हमें बहुत कुछ करना है, इस हिसाब से हम प्लान करते हैं। मान लीजिए आपकी 100 साल नहीं 50 साल की उम्र है, अब क्या करेंगे? ऐसी ही घटना एक बार पेशवा बाजीराव के सामने आई थी। पेशवा बाजीराव का नाम कितने जनों ने सुना है? जी सुना है, मूवी के माध्यम से। मूवी के माध्यम से सुना है, बट ठीक है, सुना तो है ये, मतलब ठीक है, मतलब जानकारी होना आवश्यक है। एक प्रकार से आप यूँ समझिए, शिवाजी महाराज के ही परंपरा में, शिवाजी महाराज का तो नाम आपने सुना ही होगा, तो उनकी परंपरा में जो क्या कहते हैं मराठा साम्राज्य जो आगे बढ़ाया,
पेशवा बाजीराव ने बहुत ही उसमें उल्लेखनीय काम किया है, ऐसा इतिहास में पढ़ने को मिलता है। कि किसी ज्योतिषी ने उनको कहा कि तुम्हारी आयु 40 वर्ष है। क्या कहा? तुम्हारी आयु सिर्फ 40 वर्ष है। जानते हैं पेशवा बाजीराव का उसमें स्टेटमेंट क्या था? उम्र 40 वर्ष है, अपन 100 साल का काम करेंगे। हैं? 100 साल का काम करेंगे? तुम्हारी उम्र ही 40 वर्ष है, तुम काम 100 साल का कैसे करोगे? अपन एक दिन में 2.5 दिन का काम करेंगे। क्या कहा? देखो स्ट्रेटेजी देखो, एक दिन में 2.5 दिन का काम करेंगे। मतलब अब 40 को 2.5 से गुना कीजिए, कितना आता है बताइए जरा। 100 दिन का बताओ। 100 क्या 100 साल का। 100 साल आ गई। बस उन्होंने यही फॉर्मूला लगाया, एक दिन में 2.5 दिन का काम करना। मुझे नहीं लगता पंडित टोडरमल जी ने भी इससे कुछ अलग काम किया होगा। उनको बार बार लगातार जब से उन्होंने अपनी लेखनी से लिखना चालू किया है, तब से उन्हें किसी न किसी प्रकार से आहट लग गई थी कि हमारे आजू बाजू में हमारे जान के प्यासे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए 10-20 जगह पर उन्होंने ग्रंथ में लिखा कि आयु का तो कोई भरोसा ही नहीं, आयु का तो कोई भरोसा ही नहीं। अरे 30-35 साल की उम्र में आपको कोई कहने लग जाए आयु का कोई भरोसा नहीं, आपको क्या लगेगा? डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग। मतलब कोई शायद इसको मारना चाहेगा या कोई जालसाजी कर रहा होगा, किसी भी प्रकार से षड्यंत्र रच रहा होगा। मतलब इसको घेरा जा रहा है, इसको ठीक से जीने नहीं दिया जा रहा है। तो भरी जवानी में ये कहने लगता है। तो ये जान करके उन्होंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई होगी और उनकी ये स्ट्रेटेजी सफल रही। आज हम देख सकते हैं पंडित टोडरमल जी ने लिखे गए कितने मतलब जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, सब के सब हिट हुए हैं। और सबसे ज़्यादा हिट हुआ है तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक हुआ है। इतनी अनुपम शैली में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, मतलब वी कांट इमेजिन। और इस तरह से उन्होंने प्रश्नोत्तरी शैली में इस ग्रंथ की रचना की है, बहुत ही अद्भुत शैली है। हम जैसे जैसे प्रकरण में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसकी रोचकता ख्याल में आएगी, आपको इस ग्रंथ की महिमा ख्याल में आएगी। और पंडित जी साहब के एक एक वचनों में इतना मर्म भरा हुआ है, मतलब जो कहते हैं ना मौलिक चिंतन, वो मौलिक चिंतन पूरा का पूरा इसमें दिख करके आता है, पूरी झलक मिलती है इसमें। पंडित जी साहब क्या विचार कर रहे हैं, पंडित जी साहब ग्रंथों को किस प्रकार से पढ़ते हैं, उसको एनालाइज कर, सिर्फ पढ़ते नहीं उसको एनालाइज भी करते हैं और फिर उसको लेखनी के माध्यम से ताड़पत्री पर उतारते हैं। ये बहुत ही सुंदर है, सुगम है और अत्यंत रोचक भी है। वैसे ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले ग्रंथकार के बारे में हम लगभग परिचय लेते ही आ रहे हैं। जब अपन ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रारंभ की थी तो उस समय गोपाल दास जी बरैया का परिचय लिया। छेड़ाला के समय में हमने पंडित दौलत राम जी का परिचय लिया। उसके बाद जब अपन ने गुणस्थान की चर्चा की थी तब संक्षेप में हमने आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद जब रत्नगण श्रावकाचार चला, अपन ने आचार्य समंतभद्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। पिछली जो अपनी द्रव्य संग्रह की कक्षा चली तो उसमें अपन ने किनका परिचय लिया था बताइए जरा। पेपर है, हाँ सभी का, भूलना नहीं, पेपर देना बाकी है। बहुत अच्छा आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव। तो इनके बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी और ये समझा था कि नेमिचंद्र नाम के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 आचार्यों की गिनती मिलती है। मतलब इतने 4 आचार्य हैं। तो सभी आचार्य अपने अपने अलग हैं। द्रव्य संग्रह के रचयिता आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा अपन ने की थी। अब हम ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ देखने जा रहे हैं। ग्रंथ देखने से भी पहले हम ग्रंथकार के बारे में आचार्य पंडित टोडरमल जी का थोड़ा व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। लगभग 300 वर्ष पूर्व
आज से 300 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। कहने की आवश्यकता नहीं है, अवश्य ही इनका जन्म जयपुर नगरी में हुआ था। कैसी थी वो जयपुर नगरी, इसका भी विवरण बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। मैं चाहता हूं हम सभी जन प्रस्तावना के पहले पृष्ठ पर आ जाए, मतलब पेज नंबर 15, ग्रंथ प्रारंभ होने से जो 15वां पृष्ठ है वहां पर आ जाइए। आ गए सभी जन? हाँ जी। ओके। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं सहज ही में पूछना चाहता हूँ, कितने जनों ने पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक आद्योपांत पढ़ा है? मतलब प्रवचनों के माध्यम से, स्वयं के अध्ययन के माध्यम से, किसी भी प्रकार से कितने जनों ने आद्योपांत पढ़ा हुआ है? जी बहुत। जी भैया जी पढ़ा। आपने हुआ था ना इसको, और बोला जी ना और कहा देते हैं क्वेश्चन आंसर। क्या क्या? हमें गौड़ा जी का प्रतिनिधि निकाले थे ना। अच्छा, समाचार और इससे पहले। बराबर बराबर, तो उसके निमित्त से हुए थे। कोई बात नहीं, मतलब बहुत सारे जनों ने इस ग्रंथ को पढ़ रखा है, और ना भी पढ़ा हो तो भी अपन लगभग हर प्रकरण में मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तो आधार लेते ही लेते हैं। मतलब किसी न किसी माध्यम से मोक्ष मार्ग प्रकाशक अछूता नहीं है। हम एक कुछ भी प्रकरण आया, उसका रेफरेंस हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहाँ मिलता है, ये आपको बराबरी से याद आ रहा होगा। हम टैली करते हैं। हाँ, अभी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की चर्चा चलनी है, तो देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी साहब क्या कहते हैं। अब प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा चलनी है, तो देखो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या, परोक्ष का अर्थ क्या, पंडित जी साहब क्या कहते हैं वो देखो। धर्म द्रव्य की चर्चा चलनी है, तो पंडित जी साहब क्या कहते हैं वो देखो। मतलब हर एक प्रकरण में हमने पंडित साहब को पढ़ा हुआ है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आद्योपान नहीं पढ़ा। भले आद्योपान नहीं पढ़ा है, बट किसी न किसी प्रकार से मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अध्ययन में आता ही आता है, किसी न किसी प्रकार से। अब ग्रंथकार की चर्चा करने से भी पहले यहाँ पर ग्रंथकार जिस समय में रहते थे उस समय का विवरण किया जा रहा है कि वे जिस काल में रहते थे वहाँ पर परिस्थितियाँ कैसी थी, वहाँ का माहौल कैसा था। सहज रूप से कहना चाहूँ तो वहाँ का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव किस प्रकार से था, इसकी चर्चा चलेगी। वहाँ पर कौन कौन जीव रहते थे, वहाँ पर क्या क्या वस्तुएं पाई जाती थी, वहाँ पर वो क्षेत्र कैसा था, वो काल कैसा था, वहाँ पर भावों की किस प्रकार उज्ज्वलता थी, इन सब की चर्चा भी यहाँ पर बताई जा रही है। आइए हम पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, प्रस्तावना हम वर्ड टू वर्ड पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रस्तावना पूरा करने में फिर अपन को 10 दिन लग जाएंगे अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहे तो। किंतु कुछ महत्वपूर्ण मुख्य अंश को ही अपन पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। आपसे एक अनुरोध जरूर रहेगा कि आप इसको घर पर जरूर पढ़ें। मतलब जितना अपना पढ़ करके हुआ होगा, जितने 1-2 पेजेस, उतना पूरा आप पढ़ करके लीजिएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और वैसे भी एग्ज़ाम के हिसाब से कहूँ तो शायद ही इसमें से 1-2 क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि पंडित टोडरमल जी के काल में, फिर इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है, पंडित टोडरमल जी के काल में उस मंदिर में कितने जन स्वाध्याय के लिए आते थे, तो कहते हैं 1000 पुरुष। मतलब इतने सारे लोग वहाँ पर स्वाध्याय के लिए आते थे, 1012 लोग, इतने सारे वहाँ पर आते थे। पढ़ने में आएगा आपने, ठीक है। देखिए, विक्रम की 19वीं शती के आरंभिक दिनों में, ध्यान से शब्दों की तरफ गौर कीजिए, विक्रम की 19वीं शती के आरंभिक दिनों में, क्या कह रहे हैं, 19वीं शती, 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी बोले तो अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए फिलहाल कौन सी सेंचुरी चल रही है?
कौन सी शती चल रही है फिलहाल? इक्कीसवीं 21वीं शती चल रही है, बराबर। तो अब हमें चलना कहाँ है? 21वीं शती ईसवी सन, 21वीं शती ईसवी सन की चल रही है, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं विक्रम की 19वीं शती, मतलब विक्रम संवत विक्रम संवत 19वीं शती में चलना है। अब विक्रम संवत बोले तो कितना ऐड करना पड़ेगा? वैसे मैं अपनी चर्चा हो चुकी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ईसवी सन से विक्रम संवत पर जाना है, कितना ऐड करें? 57। बहुत अच्छा, बहुत, अरे एक मुख से एक स्वर से सभी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा। हाँ, ईसवी सन में 57 ऐड करेंगे, 57 ऐड करेंगे, हम बराबर विक्रम संवत पर पहुंच जाएंगे। तो मुझे बताइए जरा, वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? सिंपल कैलकुलेशन है, 2081। परफेक्ट परफेक्ट, 2081, 2081 विक्रम संवत अभी चल रहा है, ठीक है। मैं इतना सब कैलकुलेशन क्यों करा रहा हूं मैं? देखिए, आप सभी तो जानते ही है, परंतु कोई अगर नए रूप से जो इन बातों को नहीं जानता है और मूक प्रकाशक पढ़ने बैठ रहा है, तो उसके लिए भी, उसके हिसाब से भी मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। यस, तो 19वीं शती के आरंभ, विक्रम की 19वीं शती, मतलब आपको लगभग मानना पड़ेगा 1820, 25, 30 इसके आसपास का काल आपको समझना होगा, ठीक है। विक्रम की 19वीं शती के आरंभिक दिनों में राजस्थान का गुलाबी नगर जयपुर जैनियों की काशी बन रहा था। शशि जी, आप तो वहीं पे रहती हैं आप तो गुलाबी शहर में ही रहती है। जी भैया जी। हाँ, मतलब आप भी पंडित जी के ही शहर में रहते हैं, आपका भी एक प्रकार से सौभाग्य है। राजस्थान का गुलाबी नगर, देखिए गुलाबी के दो अर्थ करके दिखाऊंगा मैं। जयपुर को कहा ही जाता है पिंक सिटी, गुलाबी नगर, क्यों जी? क्योंकि वहाँ के जितने भी महल आदि है, सब की छटाएं आपको गुलाबी वर्ण में मिलेंगी, बराबर। अगर कोई भी जयपुर गया होगा तो ये नोटिस कर चुका होगा कि वहाँ पर अधिकांश, मतलब जितने भी पौराणिक वास्तुएं हैं, जितने भी महल आदि हैं, सब के वर्ण एक गुलाबी रंग से थे, तो इसलिए उसको गुलाबी शहर कहा जाता था। अब दूसरा एक और अर्थ है, देखिए अंग्रेजी में एक कहावत, में थोड़ा सा अर्थ घटित करके दिखा रहा हूँ, हाँ ये मैंने भी सुना हुआ है, समझा हुआ है, और उसी आधार पर मैं भी कह रहा हूँ, मेरे लिए भी वो अर्थ नया था। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, कुछ भी कहिए, कहावत कह लीजिए, होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। क्या कहा? होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ। पिंक ऑफ योर हेल्थ मतलब आपकी तबीयत, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब गुलाब ये अच्छाई के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और देखिए ना, अगर किसी का हाथ थोड़ा सा गुलाबी वर्ण का दिख जाए तो लोग क्या कहते हैं? किसी का हाथ अगर गुलाबी दिखे तो क्या कहते हैं? ये ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है मतलब तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है, बराबर। तो अच्छाई के रूप में मतलब सब चंगा जी, एकदम अच्छा है, तो उसके अर्थ में भी किया जा रहा है। मतलब एक ऐसी नगरी जहां पर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ थी, मतलब बहुत सारे पॉजिटिव्स थे देखने के लिए। गुलाबी नगर जयपुर जैनियों की काशी बन रहा था। अब काशी क्यों कहा होगा? काशी का ये क्या है महत्व? हिंदू धर्म में काशी का महत्व क्या है?
ज्ञान की प्रतीक है काशी, मोक्ष के लिए। करेक्ट करेक्ट। मोक्ष के लिए एक हिंदू धर्म में मोक्ष के लिए एक क्या कहना चाहिए, होली रिलीजियस प्लेस इन हिंदू कम्युनिटी। तो कहते हैं वहाँ पर ज्ञानी जन, मतलब हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण आदि पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे वो काशी में ही बसते थे, बराबर है। और वहीं से गंगा भी बहती है। संस्कृत का क्या गढ़ वहाँ पर पाया जाता था, बराबर है। गंगा भी वहाँ से बहती है, मतलब एक प्रकार से काशी से बहती है ना गंगा, काशी बनारस वहाँ से गंगा बहती है। तो एक बहुत ही उत्तम जगह हिंदू धर्म में मानी जाती है। अब उसका कंपैरिजन अपने जैन धर्म के साथ किया जा रहा है। तो जैसा जो महत्व काशी का हिंदू धर्म में है, वैसा ही अनन्य साधारण महत्व जयपुर का जैन धर्म में है। और ये बात सिर्फ 300 साल पहले की नहीं है, आज भी वही अवस्था है। मतलब आज देखिए ना, अपना जितना भी जैन धर्म का मिशन चल रहा है, मतलब जो भी हम तत्वज्ञान पढ़ते पढ़ाते हैं, पूरा गढ़ कहाँ पर है, पूरा जयपुर में ही तो है। जो स्मारक से पंडित, देखिए स्मारक का भी नाम क्या दिया है, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। टोडरमल जी के पीछे अपनी नींव, अपनी फाउंडेशन रखी गई है, अपना मिशन उन्हीं के आधार से चल रहा है। मतलब देखिए कितनी बड़ी हस्ती होकर के गए होंगे पंडित टोडरमल जी, यह विचारणीय है। तो कहने का निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि आज अधिकांश विद्वान भी हमारे कहाँ से बनते हैं, जयपुर से ही तो बनते हैं अधिकांश विद्वान, और आगे चल करके वही जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। कितने ही जगहों पर विद्वानों को भेजा जाता है, सर्वाधिक विद्वान कहाँ से जाते हैं, जयपुर से जाते हैं। मतलब ज्ञान का समुंदर है जयपुर, आज के ज़माने में भी, कोई सिर्फ 300 साल पहले की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आचार्यकल पंडित टोडरमल जी की अगाध विद्वत्ता और प्रतिभा से प्रभावित होकर संपूर्ण भारत का तत्व जिज्ञासु समाज जयपुर की ओर चातक दृष्टि से निहारता था। देखिए कैसे विशेषण का प्रयोग किया है, चातक दृष्टि से निहारता था। चातक की मुझे जरा एक विशेषता बताइए। बारिश का पानी गिरता है ना, वो ऊपर जब पहली वर्षा होती है। बराबर। मतलब गर्मी के बाद जो पहली बारिश होती है, उस पहली बारिश की पहली बूंद ही वो अपनी चोंच में डालता है। नीचे जमीन का कितना भी शुद्ध पानी क्यों ना, शुद्ध से शुद्ध पानी क्यों ना हो, उसको वो नहीं पीता है। डायरेक्ट जो आसमान से उतर आया है यही पानी को ग्रहण करता है। मतलब अब इसका अर्थ यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, कोई जरिया नहीं रखते थे कि हाँ इसने कहा होगा वहाँ पर ऐसी बात होगी नहीं। डायरेक्ट कांटेक्ट पंडित टोडरमल जी, जहाँ से प्योर माल ही मिलेगा, आपको मिलावट का माल मिलेगा ही नहीं। तो श्रोताओं की दशा भी कैसी, चातक की भांति। वे बस आतुरता से, इतनी उत्कंठता से जयपुर की ओर देखते थे कि हाँ अब चिट्ठी भेजी है जयपुर, इसका समाधान आकर के ही रहेगा, समाधान मिलेगा ही मिलेगा। दे वर रेस्ट अश्योर्ड, मतलब उनको चिंता ही नहीं रहती थी। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में संचालित तत्वगोष्ठियों और आध्यात्मिक मंडलियों में चर्चित गूढ़तम शंकाएं समाधानार्थ जयपुर भेजी जाती थी और जयपुर से पंडित जी द्वारा समाधान पाकर तत्व जिज्ञासु समाज अपने को कृतार्थ मानता। देखिए समाज को भी कैसी उपाधि दी है, तत्व जिज्ञासु। आज क्या हो रहा है, आज तत्व जिज्ञासु रहा है। किसी को तत्व ज्ञान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, कुछ नहीं है। आज अपना करियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, गृहस्थी संभालनी है, मजे मारने हैं, बस इसी के पीछे आज पूरी दुनिया पड़ी हुई है। किसी ना किसी, मतलब खाओ पियो मौज करो। आज भले ही नाम
जैन लगाया होगा। हाँ, वृत्ति तो पूरी चार्वाक की है। क्या कहा? प्रच्छन्न चार्वाक है सब। हाँ, प्रच्छन्न चार्वाक समझे? है जैन, नहीं, सॉरी, बाहर से नकाब पहना हुआ है जैनी का, परंतु अंदर में बैठा है वो चार्वाक बुद्धि। बस खाओ पियो मौज करो, मतलब कोई विचार ही नहीं करता है कि तत्व ज्ञान का अभ्यास करना कितना आवश्यक है, उसकी महत्ता ही कोई समझ नहीं पा रहा है। खैर, जितने भी आज समझ रहे हैं उतने ही सही। क्यों? इन्हीं के आधार से आगे अपनी परंपरा चलने वाली है। एक जन दूसरे एक जन को संभालेगा, वो और एक जन को संभालेगा, मतलब इस तरह से वो चेन चलती जाएगी। ठीक है, इससे एक और निष्कर्ष मिलता है क्या कि कुछ काल पहले तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार खूब हुआ करता था। आज वैसा कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, और तत्वज्ञान की जिज्ञासा इतनी होती थी। और समझना, पहले के ज़माने में व्हाट्सएप था क्या? बताइए ज़रा। व्हाट्सएप था, इंस्टाग्राम था, फेसबुक था, स्नैपचैट था, क्या था? अरे हेलो हेलो तो करते थे पहले। क्या होता था? कुछ नहीं था। चिट्ठी भेजी जाती थी, तार भेजी जाती थी, वो भी न जाने आज भेजो तो कब पहुँचे, और यातायात के भी ऐसे कोई साधन थे नहीं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, पहले क्या था? हाँ, एरोप्लेन था, रेलगाड़ी थी, बाइक थी, या फोर व्हीलर थी। कौन सी थी? मर्सिडीज होगी, बैलगाड़ी वाली मर्सिडीज। अरे उस समय बैलगाड़ी होना ही मर्सिडीज के बराबर थी। और बैलगाड़ी ऐसे कितनी तो फास्ट चलती है। और किसी के पास घोड़ा गाड़ी हो, वो तो लग्जरी मानी जाती थी, लग्जरी। और आज तो घोड़ा गाड़ी किसके पास है? घोड़ा गाड़ी पालता है। ये तो बेसिक नेसेसिटी भी गया भी था, ऐसा मान लिया जाता है। खैर, अपना वो चर्चा का वो विषय है भी नहीं। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही कि उस समय यातायात के भी साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन के लिए भी ऐसा कोई जरिया नहीं था। तो आप विचार कर सकते हैं, जंगलों में से गुजरना पड़ता था, कैसे तो भी जाकर के चिट्ठी पहुंचती थी, और चिट्ठी फिर सामने वाला व्यक्ति पढ़ेगा, उसके ऊपर विचार करेगा, उसको उत्तर के रूप में भेजेगा, फिर चिट्ठी आएगी। विचार कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 महीने तो आराम से लग जाते होंगे, आराम से 2 से 3 महीने लग जाते होंगे। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मतलब पेशेंस की भी कितनी हाइट होती होगी। और उतने में आज क्या हो रहा है, हमारी जिज्ञासा कुछ क्षण मात्र की है। अब बस इंस्टेंट चाहिए हमें, रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए। मैं ये प्रकरण नहीं समझ में आ रहा है, फटाफट गूगल कर लिया, फटाफट यूट्यूब पर गए, प्रवचन ढूंढ लिया, कोई वीडियो ढूंढ लिया, सुन लिया, हो गई। उस समय में कितनी पेशेंस रखते थे कि, और जिज्ञासा भी उतनी बनी रहती थी। वरना होता क्या है, जैसे जैसे काल बीतता जाता है वो इच्छा मरती जाती है। सभी जनों ने नोटिस किया होगा, जो उत्साह, जो इच्छा, जो तलब शुरुआत के काल में होती है, आगे बढ़ते बढ़ते वो सारी तलब खत्म होती जाती है, वो सारी इच्छा मरती जाती है। परंतु धैर्य की दाद देनी चाहिए कि उतनी जिज्ञासा वे बनाए रखते थे। साधर्म में आगे बढ़ते हैं। साधर्म में भाई ब्रह्मचारी रायमल जी ने अपनी जीवन पत्रिका में तत्कालीन जयपुर की धार्मिक स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है। अब देखिए, नाम चूंकि आ ही गया है ब्रह्मचारी रायमल जी, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, वैसे करने को तो थोड़ा आगे भी कर सकते हैं। चलिए एक काम करते, पहले ब्रह्मचारी रायमल जी, चूंकि इनका नाम आ चुका है, इनकी चर्चा कर लेते हैं। घटना है जयपुर के काल की, जब पंडित टोडरमल जी पंडित नहीं थे। क्या कहा? पंडित टोडरमल जी विद्वान नहीं थे, तो कौन थे? चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। पंडित टोडरमल जी उस समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब मुनि। अरे मुनिमी का काम करना मतलब एक प्रकार से
खाता वही संभालना, खाता पुस्तिका संभालना, अकाउंटिंग का काम करना, अकाउंटेंट ही तो थे वहाँ पर। और उस समय के मुनीम मतलब आज का चार्टर्ड अकाउंटेंट ही समझ लो। तो थोड़ा सा गर्व की बात है कि वे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। मतलब उनको उनके नाम के आगे ऐसा लिखना चाहिए था, पंडित सीए टोडरमल जी। खैर जोक्स अपार्ट, बट वे मुनीम की नौकरी करते थे। कहाँ पर? सिंघाना में। सिंघाना कहाँ पर है? जयपुर से नेट 150 किलोमीटर बराबर। तो 150 किलोमीटर पर की दूरी पर सिंघाना नाम का एक, अब छोटा गांव कहिए, कस्बा कहिए, शहर कहिए, कुछ भी कह लीजिए, उस समय जो भी उसकी स्थिति हुआ करती थी, वो एक मुनीम के यहाँ पर काम कर। और मुनीम भी कोई हेडक्वार्टर्स नहीं थे, दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी और सिंघाना में उसकी एक ब्रांच थी। तो सिंघाना की एक ब्रांच पंडित टोडरमल जी संभालते थे, उसकी अकाउंटिंग सब देखते थे। और अपने पंडित ब्रह्मचारी रायमल जी, इनको ग्रंथों का अध्ययन करते करते कई सारी शंकाएं उत्पन्न हुई, कई सारी। और उन्होंने प्रथम तो स्थानिक विद्वानों से चर्चा की, बाबा इसका कुछ समाधान मिल सकता है क्या, मेरी ये सब शंकाएं हैं, आपकी इसमें क्या राय है, आपका क्या मत है, इसमें और कुछ अपेक्षा लग सकती है क्या, ये बहुत सारी चर्चा की। क्योंकि स्थानिक विद्वानों से उनको जिस प्रकार से अपेक्षित उत्तर था नहीं मिल पाया, उन्होंने और जगह तहकीकात की, तो उन्होंने पाया कि इसका समाधान आपको एक व्यक्ति देगा। कौन? जयपुर में टोडरमल नाम का कोई व्यक्ति है जो आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। ध्यान रहे, टोडरमल नाम का व्यक्ति अभी समाज से पूर्णतया मतलब 100% अपरिचित है। जैसे आम आदमी अपनी जिंदगी जीता है, वैसे ही पंडित टोडरमल जी जीते थे। तो परंतु किसी ने जरूर कहा कि हाँ, टोडरमल नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास जाओ, तुम्हें तुम्हारे समस्त प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। रायमल जी निकले, पहुंचे जयपुर में। अब मैं आपको लगेगा कि ये फटाफट अभी फ्लाइट बुक कर ली, यहाँ से पहुंच गए जयपुर। नहीं, जंगलों से गुजर करके कैसे तो भी चल करके पहुंचे होंगे जयपुर। पहुंच करके दरवाज़ा खटखटाया टोडरमल जी का। पूछते हैं जय जिनेंद्र, मतलब ऑफकोर्स दो जैन जब भी आपस में मिलते हैं जय जिनेंद्र तो होगी। जय जिनेंद्र करने के बाद पूछा कि पंडित टोडरमल जी है? वो कहते हैं अभी यहाँ पर नहीं है, आप कुछ काल बाद है, मतलब थोड़े टाइम के बाद आएंगे तो बेहतर रहेगा। और उनके आने का समय कुछ निश्चित नहीं होता है, वे यहाँ पर अभी नहीं है। ठीक है, अब करे तो क्या करें, पंडित जी है तो नहीं। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो बैक अपने घर चलते हैं। जिज्ञासा उनकी इतनी तीव्र थी, उन्होंने विचार किया आगरा में एक बहुत बड़े विद्वान है समकालीन। कौन? पंडित टोडरमल जी के समकालीन एक विद्वान रहे जो कि आगरा में थे। नाम बता पाएगा कोई? नो, दौलत राम जी तो टोडरमल जी के लगभग कितना 50-60 साल बाद होकर के गए है, तो अभी 100 साल के 50 साल। पंडित भूदरदास जी, ये कैसे पता चलता है कि पंडित भूदरदास जी आगरा के थे? उनका भूदर शतक पढ़ना, भूदर शतक का अंतिम छंद पढ़ना, आगरे में बाल बुद्धि भूदर खंडेल वाल। पहली पंक्ति में उन्होंने क्लियर कर दिया, आगरे में बाल बुद्धि, मतलब आगरा के निवासी थे पंडित भूदरदास जी। ठीक है, तो पंडित भूदरदास जी के पास पहुंचे, खूब चर्चा की उन्होंने। अब देखिए, ये भी है विद्वान, रायमल जी भी है, रायमल जी भी विद्वान है, और वे स्वयं अपनी शंका का समाधान करने के लिए अन्य विद्वान के पास पहुंचे हैं कि आप हमें इस शंका का समाधान करके दे। उनके साथ भी खूब चर्चा की, बट डेफिनेटली
जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए था, सो सॉल्यूशन तो मिल ही नहीं पाया। देखिए, मैं आपको ब्रह्मचारी रायमल जी और पंडित टोडरमल जी का किस प्रकार मिलाप हुआ होगा इसकी पहले घटना सुना रहा हूँ, ताकि आपको भी एक प्रकार से महिमा आए कि ओहो किस तरह से उन्होंने पंडित जी की महिमा आकी होगी, और यूं ही नहीं उन्होंने पंडित जी की जीवन भर सेवा भी की होगी। तो कहाँ तक आए? हाँ, भूधर दास जी से मिले, खूब उनके साथ चर्चा की, सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा अब तक तो टोडरमल नाम का व्यक्ति आ गया होगा बैक जयपुर। फिर से दरवाजा खटखटाया, जय जिनेंद्र घर पे हैं? जी वे घर पर अभी नहीं है, अभी वे बाहर ही है। ओहो, अगेन डिसअपॉइंटमेंट, पंडित जी से नहीं मिलाप हो पाया। परंतु फिर से देखिए, उत्तर पाने की जिज्ञासा इतनी तीव्र, वे फिर से घर नहीं लौटे, तो गए उदयपुर में। उदयपुर में उस समय में कौन रहते थे? तो कहाँ तक आए कि फिर से उन्होंने प्रश्न पूछा, मतलब पंडित जी के घर पे गए, फिर से उन्होंने कहा कि नहीं है, वे यहाँ पर नहीं है। तो कहाँ पर गए? उदयपुर चले गए। उस समय में उदयपुर में कौन रहते थे, कौन से विद्वान रहते थे? कोई जानता है? उस समय उदयपुर में कौन विद्वान रहते थे? चलिए मैं बताऊं, तो वहां उस समय में दौलत राम जी कासलीवाल नाम के एक बहुत प्रकांड विद्वान रहते थे। वे भी जनागम पर अच्छी पकड़ रखते थे। तो उनके पास गए, उनसे चर्चा वार्ता की, खूब उनको भी प्रश्न पूछे, बट जो समाधान मिलना चाहिए था वो नहीं ही मिल पाया। फिर से आए जयपुर में। देखो, अभी तक जब तक जिज्ञासा का समाधान नहीं मिल पाता है तब तक वो तलब बनी रहती है, और सच्चे विद्यार्थी के यही तो लक्षण हुआ करते हैं। सच्चे विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं नीति शास्त्र में: ज्ञान तृष्णा, गुरु निष्ठा, सदाध्ययनशीलता, एकाग्रता, महत्वेच्छा, विद्यार्थी पंचलक्षणम। 5 लक्षण बताए, जिसमें सबसे पहला ही बताया ज्ञान तृष्णा, ज्ञान की तीव्र पिपासा होना। ओहो, क्या कितना अगाध ज्ञान है! निरंतर मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है फिलहाल, निरंतर और अधिक अधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तृष्णा। तो फिर से आए जयपुर, फिर से उन्होंने पूछा, पंडित जी साहब रहते हैं क्या? अब तीसरी बार कोई व्यक्ति आ गया और हम उसे फिर से कहे कि नहीं यार, ये व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि देखो, वे यहाँ पर रहते हैं नहीं, महीनों महीने भी यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। तो रहते कहाँ पर है? यहाँ से 150 किलोमीटर दूर सिंघाना में रहते हैं। ओके, सिंघाना में रहते हैं। तो अब इन्होंने पूरा पता तय करके वे पहुँचे सिंघाना, और सिंघाना में पहुँचे तो जहाँ पर वे मुनिमी का काम करते थे, वहाँ पर पंडित जी से पहली मुलाकात हुई, और वहाँ पर पहुँचे, सहज ही में चर्चा वार्ता की। ये ब्रह्मचारी रायमल जी आगे लिखते हैं, हमने उनको हजारा प्रश्न पूछा, और पंडित टोडरमल जी ने उन हजारा प्रश्नों का उत्तर एकमात्र गोमटसार ग्रंथ के आधार से दी। गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, इन 2 ग्रंथों के ही आधार से उन्होंने सारे हजारों, एक नहीं 2 नहीं, हजारों प्रश्नों के उत्तर एकमात्र गोमटसार ग्रंथ के आधार से दिए। आगे लिखते हैं पंडित रायमल जी, पंडित जी के ज्ञान को देखकर मुझे केवल ज्ञान की महिमा भासित होने लग गई। अब इस छद्मस्त का ही इतना ज्ञान है, जो कि सामान्य नौकरी कर रहा है, उसका इतना ज्ञान। विचार करो, जो सब छोड़ छाड़ करके अनंत अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, केवल ज्ञान दशा को प्राप्त हुए हैं, उनका तो क्या तीव्र ज्ञान होता होगा। जब केवल ज्ञान की महिमा ही विशेष बात, बहुत विशेष बात। और पंडित टोडरमल जी के इतने फैन हो गए, इतने दीवाने हो गए, मिलते से ही,
मतलब चर्चा वार्ता हुई, इतने प्रभावित हुए रायमल जी, उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं ली मिलने के तुरंत बाद। आजीवन हरि का त्याग, आजीवन रात्रि भोजन त्याग, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। 3 प्रतिज्ञाएं कौन सी ली? ये नोट करने लायक क्या? मतलब ब्रह्मचारी रायमल जी ने कौन सी 3 प्रतिज्ञाएं ली? आजीवन हरि का त्याग, आजीवन रात्रि भोजन का त्याग, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। एक प्रकार से आपको कुछ कनेक्शन लग रहा है? प्रतिमाओं के स्तर में अगर आप बांटना चाहे तो कौन सी प्रतिमा में जाएंगे? सातवीं प्रतिमा तक गए ना? नहीं, आप स्पेसिफिकली बताइए ना, कौन सा व्रत कौन सी प्रतिमा को डिनोट करेगा? हरि त्याग यानी तो सचिव त्याग वाली, फिर रात्रि भोजन वो दीवा मैथुन और जो है रात्रि भुक्ति त्याग, बराबर। और ब्रह्मचर्य। नंबर बता पाएंगे? आपने उत्तर तो बिल्कुल सही दिया है, नंबर भी बताइए। सचिव त्याग आई थिंक 4th है, और रात्रि भुक्ति त्याग वो 6th है, और ब्रह्मचर्य वो 7th है मेरे ख्याल से। चौथी थी, थोड़ा सा चूक गए। चौथी है पुरुषोपवास प्रतिमा है, 5वीं सचित्त त्याग प्रतिमा है। ठीक है, तो आपका उत्तर तो बिल्कुल सही था, इसमें बस सुधार कर लेना। मतलब एक प्रकार से देखिए, सचित्त त्याग का एक वैसे हम ये नहीं कह सकते कि हरि त्याग मतलब सचित्त त्याग। सचित्त में ये थोड़ी ना होता है कि हरि को नहीं खाएंगे, हरि को खाएंगे, अचित्त करके खाएंगे, बराबर। हरि को तो खाया जाता है, अचित्त करके खाया जाता है। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा हरि का ही आजीवन त्याग कर दिया। अब देखिए, इस घटना से भी हमें एक और सीख मिलती है कि कोई व्यक्ति बिना हरि के भी आजीवन रह सकता है और बिल्कुल रह सकता है। हरि का हमें इतना आग्रह नहीं होना चाहिए कि यार ये नहीं होगा तो हम खा ही नहीं सकते, हमारा कुछ होगा ही नहीं। बड़े बड़े लोगों ने बिना हरि का सेवन किए अपनी पूरी जिंदगी निभाई है और एकदम सुख शांति से जी करके अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने बिताई है। तब कहने का निष्कर्ष आप समझ ही गए होंगे, हरि का हमें आग्रह ना होवे। किस दिन हरि घर पर नहीं है होए, बहुत अच्छी बात नहीं है तो भी क्या कहना चाहिए, वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे। होता है ना कि लोगों को बहुत अस्वस्थता होती है कि यार घर में हरी नहीं है, नींबू नहीं है, मिर्ची नहीं है, सब्जी नहीं है, फल नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, एक प्रकार से आकुलता ही गई है, तो आकुलता नहीं होनी चाहिए। ये भी एक सीख हमें इसमें से मिलती है। ठीक है, जानते हैं ये घटना होने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा वगैरह ले ली सब और इतने दीवाने हो गए। ब्रह्मचारी रायमल जी उन्होंने कहा कि पंडित जी साहब, आप तो एक काम कीजिए, आप तो बस लिखिए लिखाइए, पढ़ाइए। आप जितना लिखेंगे पढ़ेंगे उतना हम सबका फ़ायदा होगा, पूरी समाज को फ़ायदा होगा। भले आदमी मेरी पेट पानी का क्या, उसकी चिंता नहीं करना, मेरी रसोई का क्या, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, सब मैं संभाल लूँगा। ये तो आपने सुना होगा कि एक ब्रह्मचारी की सेवा में 10-50 गृहस्थ रख दिए। क्या कहा? एक ब्रह्मचारी की सेवा में 10-50 गृहस्थ रख दिए। परंतु ये मेरे ख्याल से इतिहास की एकमात्र इकलौती ऐसी घटना है जहाँ पर एक गृहस्थ की सेवा में एक ब्रह्मचारी लगा हुआ है। ये ऐसा क्यों? ब्रह्मचारी किसी गृहस्थ की सेवा क्यों, मदद क्यों कर रहा है? ये एक प्रकार से व्यक्ति की नहीं, वो व्यक्ति के आधार से, वो व्यक्ति के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान की सेवा है, उस ज्ञान की उपासना है। और ज्ञान ये कोई अलग से किसी मकान में, किसी दुकान में तो खरीद करके लाई नहीं जा सकती, किसी पहाड़ी पर तो रखी हुई नहीं वस्तु नहीं है। वो तो ज्ञान तो ज्ञानी के पास ही होगा।
इसलिए ज्ञान की वजह से ज्ञानी भी पूज्य हो जाता है। न धर्मो धार्मिक है बिना। तो पंडित जी साहब के लिए उन्होंने इतनी फैसिलिटीज दे दी, भोजन बनाना है मैं बना दूंगा, आपको आपके जितने भी काम है, मतलब आपका जितना समय अध्ययन में जाएगा उतना समय आप दीजिए, नौकरी का भी मैं जितना हो सकेगा मैं मैनेज कर लूँगा, इतनी तक बात कह दी। और फिर उनको कहा कि 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, मतलब पहले तो उन्होंने गोमटसार की जितनी भी टीकाएँ हैं, गोमटसार ग्रंथ के ऊपर उन्होंने टीका लिखने के लिए चालू करने को कहा। फिर गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, क्षपणासार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, इन 5 ग्रंथों के ऊपर उन्होंने टीका लिखी और इसी का एक संकलन बनाया गया जिसका नाम है कोई बता पाएगा? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। परफेक्ट, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ये 5 ग्रंथों की टीकाओं का एक प्रकार से आप जो समझिए संकलन है। गोमटसार जीवकांड कर्मकांड मतलब डेफिनेटली गाथा वाइज है। गोमटसार जीवकांड का एक पोर्शन, गोमटसार कर्मकांड का एक पोर्शन, लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार का एक अलग अलग सेक्शन, तो उस हिसाब से जरूर किया हुआ है, किंतु एक सिंगल ग्रंथ लिया है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ठीक है, ऐसा कर करके मतलब एक पेज लिखवाते गए। पंडित जी 1 पेज, पंडित जी 1-2 पेज, पंडित जी 1 पेज, लिख लिया और पढ़ लिया। क्या कहा मैंने? लिख लिया और तुरंत पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि हाँ आप लिख करके रखो, हम जब मुझे समय होगा तब मैं पढ़ लूंगा। अभी वैसे क्या जल्दी है अपन को? क्या जल्दी है? अरे ज्ञान तृष्णा, इतनी अधीरता। पंडित जी ने यहाँ पर लिखा भी नहीं, वो कहते हैं ना आचार्यों की स्याही सूखी तक नहीं, उन्होंने उठाया तक नहीं, अपनी लेखनी उठाई तक नहीं ताड़पत्री से, तो ही रायमल जी उस ताड़पत्री को उठाते थे, स्वयं पढ़ते थे, बाजू में रखते थे और ऐसे कर करके एक 2-2 पेज, एक 2-2 पेज लिखवा करके पंडित जी से पूरी टीकाएं लिखवाई है उन्होंने। ऐसे करके उन्होंने पूरी ग्रंथ की रचना करवाई है। मतलब बहुत ही कष्ट के माध्यम से ये ग्रंथ हमारे सामने बन करके तैयार है। आज ग्रंथ लिखने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्यों? कंप्यूटर का ज़माना है, खटाखट टाइप करो तो ग्रंथ में टाइप हो जाता है, उसको प्रेस के लिए भेज दो, प्रिंट होकर के आ जाता है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। और टाइप भी करने की ज़रूरत क्या है? आज तो एलेक्सा आ गया है, गूगल का क्या है वो, हे गूगल का AI आ गया है, एप्पल का अपना सिरी है, कहते हैं ना एप्पल सिरी, हे सिरी, तो हाँ उसको तो बस आपको वर्ड्स बोलने हैं, वो अपने आप टाइप करते जाता है। अब यहाँ तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पर तो एक अक्षर लिखना पड़ता था, टाँके से लिखना पड़ता था। तो ताड़पत्री ली, टंक लिया और एक टंक को तीर्ण करते जाते थे और फिर लिखते थे। तो कितनी मेहनत से ये ग्रंथ बने हैं, तो हम बिल्कुल भी किसी की मेहनत पर पानी ना फेरे। बहुत ही अद्भुत काम हुआ है, इस अद्भुत काम को हम यूं ही बर्बाद ना होने दें, यही मंगल भावना है। आज अपन ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, कल भी अपन व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में ही चर्चा ज़रूर कर लेंगे। अपनी लगभग 2 दिन और चर्चा चलनी चाहिए यहाँ पर, मतलब प्रस्तावना के ऊपर, फिर तो अपन को अपने मूल विषय से जुड़ना ही जुड़ना है। ठीक है, चलिए किसी को कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो अब जिन्होंने स्तुति करेंगे। इससे हटकर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। जी पूछिए ना। पहले के 2 शुक्ल ध्यान प्रतिपाती कहे जाते हैं जी, 2 शुक्ल ध्यान बराबर बोलिए ना। जबकि दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में बताया गया है। बराबर। तो 12वें गुण स्थान से कैसे प्रतिपाती? जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैं याद कर पा रहा हूँ, तो उसमें दूसरा प्रतिपाती नहीं है।
सिर्फ पहला प्रतिपाती बताया गया है। नहीं, पहला प्रतिपाती मैंने इसी में पढ़ा है द्रव्य संग्रह में। हाँ बराबर, पहला प्रतिपाती, दूसरा अप्रतिपाती। 4 8 9 10 11 3 में होता है पहला प्रतिपाती, बराबर पहला शुक्ल बराबर। और 12वां होता है 12वें में होता है दूसरा, उसी से ही केवल ज्ञान होता है। बराबर बराबर। तो 12वें गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ज्ञान होने पर उसे प्रतिपाती किस तरह कहा गया? जहाँ तक मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ कि दूसरे शुक्ल ध्यान को प्रतिपाती नहीं बताया गया है। दूसरा शुक्ल ध्यान अप्रतिपाती। ये ना मतलब अभी आप क्विज भी रखे हैं ना इस पे। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, पहले के 2 शुक्ल ध्यान प्रतिपाती, तो उसमें हाँ पर ही हाँ को ठीक करा है, ना को गलत हो गया है। मैं आपको चेक करके बताऊँ एक बार, मैं कल आपको बताऊँगा। इसमें ही 231 पेज के आसपास मिल जाएगा। चलेगा चलेगा, मैं देख लूँगा। जी जी। और जो समकालीन विद्वान बोले वो एक पंडित बुजुर्ग राष्ट्रीय थे और एक दौलत राम जी कासलीवाल और एक जैन थे, ऐसा आपने बताया ना यही। और एक पंडित रायमल जी, हाँ हाँ एक पंडित बुजुर्गदास जी और एक दौलत राम जी कासलीवाल, बराबर वो समकालीन विद्वान थे ना। बराबर, करेक्ट, समकालीन विद्वान रहे हैं ये। ओके। और आगे वैसे अपनी कल भी बात आएगी ही। इन्हीं के पट्टे शिष्य कौन? पंडित जयचंद जी छाबड़ा। पंडित टोडरमल जी के ही पट्टे शिष्य पंडित जयचंद जी, मतलब पट्टे शिष्य मतलब उन्होंने गद्दी संभाली जहां पर पंडित टोडरमल जी, वो कौन सा मंदिर है वो, मैं मंदिर का नाम भूल रहा हूँ, बड़ा मंदिर, बराबर। तो वहां पर पंडित जी के रोज प्रवचन चलते थे। अब पंडित जी गुजर जाने के बाद, पंडित जी की समाधि के बाद जो गद्दी चलाई होगी तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने चलाई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ पट्टे शिष्य। तो एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं वे उन्हीं के सानिध्य में रह करके उन्होंने भी अध्ययन किया हुआ है, ठीक है। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा के बारे में भी कल 10-1 मिनट चर्चा जरूर करेंगे। जयचंद जी छाबड़ा क्या हस्ती रही है, इसकी भी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है। कई सारी बातें हैं, बहुत सारी इतिहास की भी बातें देखिए आएंगी। पहला अपना अधिकार जो है पीठबंध प्ररूपना, ये बहुत सारे इसमें इतिहास भी मिलेगा, इसमें सामान्य चर्चा होगी, इसमें ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है, इसमें दिमाग को स्ट्रेस देने वाली कुछ भी बात नहीं। मतलब लिटरली कह रहा हूँ, जो जिन धर्म को पहली बार पढ़ रहा है वो भी आकर के इस कक्षा को अटेंड ज़रूर कर सकता है, ठीक है। तो बेझिझक बेहिचकिच इस कक्षा को अटेंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे आप सभी तो बहुत आगे तक पढ़ चुके हैं, आपने तो द्रव्य संग्रह तक को पढ़ लिया है, आपने रत्नगंज शाकाचार पढ़ लिया, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, ठीक है। और दिक्कत आएगी तो हम सभी है ही आपस में चर्चा करने के लिए, ठीक है। रुकते हैं। जय मानी स्तुति।